ठीक है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को ही हम आगे करते हुए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऐसी एल्कीन की जिसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जैसे ये एल्कीन है, इसमें ए बी सी डी, हमारे पास चारों अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये इस केस में हम सिस ट्रांस यूज नहीं करते, इस केस में हम आर ई एन जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन ई एन जेड सिस्टम फॉलो होता है। कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? ई एन जेड सिस्टम, ठीक है। तो लिखेंगे जब इन हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, इन हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स वी फॉलो ई जेड एल्कीन, वी फॉलो ई जेड configuration system. ठीक है, सिस ट्रांस की जगह we use EZ system, ठीक है। अब इसके अंदर Z और E दोनों अलग अलग को रिप्रेजेंट करते हैं। Z में when the groups of same groups of higher preference are on the same side, groups of higher preference are on the same side. ठीक है, and groups of higher preference are on opposite side, are on opposite side. तो यहाँ पे सिस और ट्रांस की जगह हम जेड और ई सिस्टम फॉलो करेंगे जब आर एन हमारे डबल बॉन्ड पे बहुत सारे ग्रुप्स लगे हैं। ऐसा नहीं डिवाइड कर पाएंगे कि हम क्या सिमिलर क्या डिफरेंट है। जैसे उसमें दो होते थे एक्स एक्स वाई वाई, तो हम सिस और ट्रांस फॉलो करते हैं। पर जब चारों डिफरेंट होते हैं तो हम देखते हैं कि किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। सपोज ए और सी की ज़्यादा है तो वो दोनों सेम साइड पे हो गए तो ये जेड कहलाएगा, और अगर सी अगर हायर प्रेफरेंस का था और वो अपोजिट साइड पे हो गया तो हम उसे ई बोलेंगे। ये वाली बात क्लियर है? नहीं क्लियर? प्रेफरेंस बताऊंगा उसके बाद समझ आ जाएगा। मतलब पॉइंट इज दिस कि ए बी सी डी में से हमें प्रेफरेंस पहले देखनी है किसकी ज़्यादा है। जैसे ए और सी की हाईएस्ट प्रेफरेंस है और वो दोनों सेम साइड पे, तो ये जेड आइसोमर होगा। ये क्या होगा? जेड। और अगर ए और सी ही ज़्यादा प्रेफरेंस वाले हैं और वो अपोजिट साइड पे है तो वो ई सिस्टम है। तो ये चीज़ है। अब इसके प्रेफरेंस का लिखेंगे ऑर्डर। तो कौन कौन से आइसोमर्स हमारे ई कहलाएंगे, कौन कौन से बी कहलाएंगे? यहाँ पे बात ये हो रही है, सपोज वन जो है वो हाईयर प्रेफरेंस का है, वो है हाईयर प्रेफरेंस, और टू जो है वो लोअर प्रेफरेंस वाले ग्रुप्स हैं। तो ये ई वाला है या फिर जेड? ये ई है या जेड है? ये ई है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वन और टू ग्रुप्स है हमारे। वन वाला माने हाईयर प्रेफरेंस वाला और टू वाला माने लोअर प्रेफरेंस वाला। तो ये वाला कैसा होगा? ई, ठीक है, हाईयर प्रेफरेंसेस वाले ऑपोजिट साइड, ठीक है। इसका आप जेड बना के देखो इसी के साथ। हाईयर प्रेफरेंस वाले ग्रुप्स, वो ग्रुप्स अलग हो सकते हैं और ये हो गया जेड, है ना। सेकेंड प्रेफरेंसेस, हायर प्रेफरेंसेस है वो सेम साइड, तो जेड।
तो एक एग्जांपल लेते हैं। इसको देखिए, ठीक है। अब हमें हर एक कार्बन को अलग से देखना है। इस कार्बन को कार्बन 1 बोल देता हूँ, इस कार्बन को कार्बन 2 बोल देता हूँ, ठीक है। इस कार्बन पे हाईएस्ट प्रेफरेंस उसकी मानी जाएगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो F और Cl में से कौन सा हाईएस्ट प्रेफरेंस पे? Cl मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग Cl हाईएस्ट प्रेफरेंस में। एक कार्बन को एक बार में देखेंगे। इस कार्बन पे हाईएस्ट प्रेफरेंस कौन सा है? Cl, तो दिस इज हाईएस्ट प्रेफरेंस। और इस कार्बन पे I, तो इज दिस E और Z? E। तो एक पॉइंट ये लिख लेना, पहले ऑब्जर्व ओनली वन कार्बन एट अ टाइम फॉर प्रेफरेंस। ऐसे नहीं कि चारों की प्रेफरेंस देखने लग जाएंगे। कार्बन पे वन कार्बन पे हाईएस्ट प्रेफरेंस Cl की है और 2 कार्बन पे I की है। मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव टू फर्स्ट observe higher preference on each carbon individually. Preference on each carbon. Hello. Good one. So we have to first observe preference on each carbon individually. Okay, the one with higher atomic number has higher preference. The one with higher atomic number से molecular mass भी vary करता है ये साथ ही, पर यहाँ पे exactly हम atomic number देखेंगे। The one with higher atomic number has greater preference. The one with higher atomic number has greater preference. ठीक है, तो इसका अगर हमें ये था हमारा Z या E, ये था E, तो Z बनाना है। Z कैसे बनेगा? यहाँ पे हमारे पास है Cl, ये हाइयर प्रेफरेंस का इस पे, ये इस पे, एंड F एंड Br, तो ये E आइसोमर हो गया, ये Z। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो सिंपल है। हाँ बोलिए। सेम वही तरीका, इस कार्बन पे हाई है किसके और इस कार्बन पे हाई Cl और है। ठीक है, अच्छा एक तुम करके दिखा दो। तो सपोज हमारे पास हो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हो हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, D क्या होता है और D क्या होता है? D इज ड्यूटेरियम। D क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, और D इज ट्राइडियम। तो आइडेंटिफाई करो, इज दिस E और Z? नहीं। अब बात ये एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप का सेम होता है, इसीलिए पहली प्रेफरेंस हम मास को ही समझते हैं। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? ट्रिटियम की। ऑल्दो इनके मासेस क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास पे जाएंगे, मतलब आइसोटोप्स में हम क्या देखेंगे, कौन सा हेवियर है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इस कार्बन पे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? ड्यूटेरियम। इस कार्बन पे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? Cl। ठीक है, तो इज दिस E और इज दिस Z? तो ये Z। समझ आए बात जी? आप समझ आ रहे?
अब बात ये है कि ये सारे पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक में क्या करेंगे, हम वही रूल फॉलो करेंगे बट फॉर द फर्स्ट एटम। कौन सा? तो आगे कुछ नहीं, मास वास सबका कैलकुलेट नहीं करना, हमें एटॉमिक नंबर जो पहला कार्बन से अटैच है उसके बेसिस पे देखना। तो यू टेल मी, इज इट ई और जेड? अगर पॉलीएटॉमिक ग्रुप लगा है तो हमें if polyatomic group is there, we have to apply the same rule for the first atom of the group. If polyatomic group is there, we follow same priority order rules, but only for the first atom attached. ठीक है, तो क्या है, E है या Z? Z। अच्छा, O और S में से S हायर प्रायोरिटी पे होगा सल्फर, और C और N में से N। तो सेम साइन तो Z। समझ आया? सेम प्रायोरिटी रूल्स जो हमने पहले पढ़े और फॉर द फर्स्ट एटम। नेक्स्ट, चलो ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है इन दी फॉलोइंग कंपाउंड, सिस, ट्रांस, ऐसी चीजें तुम्हें बताना। और ई, जेड, सिग्मा और एन बिना पीछे देखे चलना। ठीक है, प्रैक्टिस करो जल्दी। ऑफ सिस्टम सिंपल है, हो गया। पहले वाला क्या है, देखो इस पे एक एच होगा, एच इस साइड होगा, इसका एच किधर होगा, इस साइड। तुम कंफ्यूज हो तो एच बना लो। ठीक है, अब ये ट्रांस आ रहा है, ये भी ट्रांस आ रहे हैं मिथाइल ग्रुप्स, तो ये कैसा हुआ, ट्रांस। ये क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा तो ट्रांस में एक चीज यहाँ पे तुमने एक चीज देखी कि हमारे हो सकता है दो ग्रुप सेम हो और दो ग्रुप डिफरेंट हो, तो भी वो सिस ट्रांस कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये मिथाइल है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, इथाइल। तो ये चीज भी याद रखना है, दो सेम हो तो सिस ट्रांस चल सकता है। ठीक है,
तो अगर 2-3 नो डिफरेंट हो तो इजेड करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इजी मतलब चारों डिफरेंट हो गए तो वो इजेड में आ जाएगा। अच्छा, इसको सिस ट्रांस में करके बताओ। 4 डिफरेंट तो इजेड। अरे इसके अंदर ये था, सॉरी इसके अंदर एक चीज और है, कभी हो ये सिस है या ट्रांस। तुम्हें डबल बॉन्ड की कार्बन ग्रुप देखने हैं बस, और उन पे अगर एच नहीं बने तो बना दो, ठीक है। इस पे तो चारों ग्रुप हो गए, 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं बनाना, इस पे एक एच होगा। अब पहले देखो दो ग्रुप कोई सेम है, नीचे वाला हाँ मिथाइल, ये मिथाइल ये मिथाइल, तो ये सिस हुआ या ट्रांस, सिस। ये इसको बताओ, ये तो डाइन है, ये क्या है, सिस ट्रांस ट्रांसिस क्या है, सिस सिस बिना लेके पीछे खुद सोचो, सिस सिस है, ठीक है। अगर हम इसे डाइन्स में समझे तो दिस इज सिस सिस, है ना। अच्छा लास्ट वाला ट्रांस है, ट्रांस है, एच ऑपोजिट साइड और फिनाइल फिनाइल ऑपोजिट साइड, तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूँ, समझ आ रहा है जी। आप भव्य तुमने लास्ट क्लास नहीं करी थी तो मुझे समझ आ रहा है, अरे इजेड समझ आया, ठीक है। तो इजेड में एक और रूल एग्जाम्पल्स, एंटी सिन वाला वही था जो मैं बता रहा था, मैंने चेक भी किया था। सेम साइड से अटैक हो तो सिन होता है, और ऑपोजिट साइड से अटैक करा तो एंटी होता है। और उसमें जो ग्रुप बना है वो आफ्टर रोटेशन बना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है इट इज फ्री टू रोटेट, जब डबल बॉन्ड लूज हो गया तो इट रोटेट्स। उसका जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आया था, जब आया था तब वो रोटेट कर गया, लेकिन उस ट्रांस के तो देखते कुछ अलग ही चलता था। देख ले उसको, देख ले जब अटैक उसकी सेम साइड से होता है, मतलब रिएजेंट के हिसाब से, जैसे Br2 था, Br2 सिन है या एंटी है, Br2 का एंटी है, और KMnO4 का सिन है, मतलब इसका मतलब KMnO4 का जो अटैकिंग रिएजेंट्स है वो दोनों सेम साइड से आते हैं, और Br2 में ऑपोजिट साइड से आते हैं। वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो मैलिक एसिड है या वो फ्यूमेरिक एसिड है, दोनों में एक तरीके से आता है, पर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट बनते हैं बिकॉज ऑफ दी, जब वो डबल बॉन्ड लूज हुआ तो सिंगल बॉन्ड में आ गया, और सिंगल बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट, तो वो रीअरेंज हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हमें याद करने पड़ेंगे। आपने कहा कि ये कहते हैं उससे फर्क पड़ता है चाहे मैलिक हो या फिर मैलिक हो। Br2 हमेशा एंटी दिखाएगा और KMnO4 हमेशा सिन दिखाएगा। ये मैलिक और फिमेरिक से फर्क नहीं पड़ेगा, रिएजेंट की रिएक्शन तो वैसी ही रहेगी, एंटी और सिन। एंटी एडिशन यानी उसका जो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जो भी है वो सेम साइड से अटैक करेगा, वो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा ना, वो अटैक सेम साइड से करेगा तो वो एंटी माने ऑपोजिट साइड से करेगा Br2 में, और KMnO4 में सेम साइड, क्योंकि वो उसके बाद रोटेट कर जाता है। जब उसके बाद अटैक हुआ, सिंगल बॉन्ड बन गया, उसके बाद वो रोटेट कर जाता है ड्यू टू रिपल्शन, तो इसलिए इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनते हैं। वो तुम चेक भी कर लेना, मैंने भी कर लिया, बात में बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे एक और EZ का एक रूल और, उसका एग्जाम्पल बुक में नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा। तो सपोज हमारे पास है एक जगह पे C CH2NH2 और इधर है CN, इसको EZ में करना है, देखो क्या दिक्कत आ रही है, सारी बात सेकेंड में जाओ, टॉपिक नंबर से देखो पहले।
पहले को कैसे देखा था ये देखो एच और एन देखा पहले वाले कार्बन में। अच्छा पहले वाले में H और N देगा क्योंकि C सब में सेम था तो H और N देगा तो तुमने N को दिया अच्छा ठीक है एक थोड़ा सा चेंज और सेकंड वाले में भी तो सी मतलब एच और एन देखो। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं इसको बना दूं C H2 है ना अब थोड़ा सा और प्रॉब्लम बढ़ेगी देखो पॉइंट इज दिस कि हम पहले देख रहे हैं पहला एटम तो कार्बन है ठीक है फिर दूसरा एटम हम रेफरेंस O को देंगे क्यों H2 भी देंगे सारे इक्विवेलेंट नहीं है तो ये सी एन में कहते हैं एच तो एन में H2OH किसको दोगे प्रेफरेंस H को दोगे या O कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है O देखोगे सेकंड H भी है हाँ पर अगर हम बोलेंगे लोअर मास के 3 लोअर एटॉमिक नंबर के और ये हाई है तो ये 1 1 का एटॉमिक नंबर कितना है इनका 1 1 1 1 ऐड होगा तो 2 ही आएगा मैक्स इधर क्या आएगा 8 है ना तो ज़्यादा हम इसके ऊपर प्रायोरिटी देंगे अब CN की बात करते हैं अब रूल ये है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उस एटम को 3 बार काउंट करेंगे क्या करेंगे मतलब दिस CN is equivalent to CN समझ में आया डबली बॉन्डेड में हम उसको 2 बार कंसीडर करेंगे और ट्रिपली बॉन्डेड में 3 बार कंसीडर करेंगे अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी CN की किसकी होगी ठीक है अच्छा इधर सी एच टू इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि 2H और उसके बाद एक N और इधर 2H के बाद एक कार्बन है तो अब ये E हुआ या Z पर ये रूल हमें लिखना है डबली बॉन्डेड कार्बन is assumed to be to have two bonds, two single bonds with the same atom, two single bond with same atom. And a triply bonded carbon को assume किया जाता है as a 3 single bonds. ऐसे करके हम इसको काउंट करते हैं मतलब n को एक बार नहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे 3 बार काउंट करते हैं क्लियर है भाई क्या रहा ये ट्रिपल बॉन्ड होता इसमें हमारे रूल है कि अगर किसी से ट्रिपली बॉन्डेड आइटम है तो उसके आसपास हमें 3 n कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल इन 3 का मास इन 3 के मास से क्या होगा ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाले और कार्बन के साथ कौन से बनाते हैं एन बनाते हैं डबल बॉन्ड बनाते हैं डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड तो इसमें 2 O और एक H कंसीडर होगा हाँ तो एल्काइन में तो उसको कार्बन के 3 कार्बन के बॉन्ड समझेंगे जैसे वो अगला कार्बन ये है तो हम इसको सोचेंगे लाइक दिस क्या चीज़ है ना वो तो दूसरे पे ही सॉल्व हो जाएगा तो यही तीसरे पे हम जाएंगे नहीं ठीक है क्लियर है भाई तो इसको लिख लो आइसोमेरिज्म मैंने सोचा एक बार कंप्लीट कर दिया वही है तो मुश्किल है तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के बस 2 पॉइंट रह गए फिर कंप्लीट हो जाएगा
RS का इक्वेशन के लिए लिखी हुई तो आ गया ऑप्टिकल सर जेड में कुछ के तो वो नहीं है ना कि सब कुछ आएगा ना उसके अंदर। अब जो क्वेश्चन हैं उसमें ना सारे आइसोमेरिज्म तो एक क्वेश्चन जैसे है तो डाल देना आप आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में ना सारे आइसोमेरिज्म का सेट होते हैं सिर्फ कीटोइनॉल ही सिर्फ मैं वो करा रहा हूँ कीटोइनॉल सबने किया था शॉर्ट मेरिज्म हाँ सर किया था तुमने किया था जिया तुमने भी किया था सब मेरी को ठीक है सर थोड़ा बहुत याद है। और उसमें जब मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे थे वो इसी ये टॉपिक में और पार्ट्स हुए एंड इस वाले हुए ये लिंक वाले पोजीशन आइसोमर ना इनसे मतलब मेजरली क्वेश्चन एक तो टोटल उत्तरेजन के आते हैं हाँ और दूसरा ये पोजीशन नहीं था ए कितने बन और तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो चेंज वो तो हो रहे होंगे हाँ वो तो हो गए और ये क्योंकि टॉटल म्यूजिक में बाकी काफी चैप्टर्स में आता है ना तो इसलिए इसको मेजर क्वेश्चन तो देखो एक है लास्ट टॉपिक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ठीक है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ फॉर्मूलाज हैं उससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं बिना काउंट करेंगे कितने आइसोमर्स एक कंपाउंड के बनने वाले हैं अगर सपोज एक ही डबल बॉन्ड है तो दो ही बनते हैं सिस और ट्रांस है ना अब एल्काडाइंस आते हैं जब एल्काडाइंस आते हैं तो तुमने खुद देखा चार हो जाते थे है ना सिस सिस ट्रांस सिस ऐसे करके तो जितने डबल बॉन्ड आएंगे तो कितने आइसोमर्स बनेंगे उसके लिए हमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है फॉर्मूला में फर्स्ट व्हेन एंड ऑफ द पॉलीन आर डिफरेंट व्हेन ends of polyene are different then formula is 2 to the power n then formula क्या है 2 to the power n मतलब हम क्या कह रहे हैं अगर कोई एल्कीन है ये पॉलीन पॉलीइन के अंदर अगर दोनों एंड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं इधर C6H5 है और इधर क्या है CH2Cl है तो हमारा फॉर्मूला 2 to the n लगेगा और n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे 2 to the power कितने डबल बॉन्ड है 1 2 3 तो 2 to the power 3 कितने आइसोमर्स बनेंगे 1 ठीक है बट व्हेन एंड्स आर सिमिलर तो हमारा पहले ही नोट करो बिटा दो नेक्स्ट का Second is when ends of polyene are same. When ends of polyene are same. ठीक है अगर एंड सेम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स है CH डबल बॉन्ड CH
अगर एंड सेम है, यहाँ पे भी x लगा है, यहाँ पे भी क्या लगा है x। अब अगर सपोज मल्टीपल बॉन्ड इधर होता, मतलब जरूरी थोड़ी कि वो मल्टीपल बॉन्ड लास्ट में, तो भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो एंड्स माने आखिरी का ग्रुप जितना भी बड़ा वो सेम है, तो वो इसी के अंदर आएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पे तो हमारा डबल बॉन्ड बिल्कुल लास्ट का वन में था, तो हमें x साथ साफ दिख रहा था, और अगर डबल बॉन्ड वो आगे होता और इधर से भी वो आगे होता तो दोनों एंड सेम बन जाते। और अगर एक साइड वन पे होता और दूसरी साइड थर्ड लास्ट पे होता, एक आगे एक पीछे, तो वो डिफरेंट क्या होता। ठीक है, समझ में आ रही बात? सिमेट्री की बात हो रही है। सिमेट्री आने से आइसोमर्स कम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सिमेट्रिक होगा तो इधर से भी वैसा ही बनेगा, इधर से भी वैसे ही, तो दोनों साइड पे हमारी सिमेट्री आने से आइसोमर्स जितने बनने चाहिए थे उससे कम बन सकते हैं, है ना। तो पॉइंट इज दिस कि इसके लिए अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कि n इज इवन, यानी डबल बॉन्ड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होता है n, जो पिछली बार भी था। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन है या ऑड? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द कंपाउंड आर इवन या वो ऑड। ठीक है, इवन और ऑड, इनके फॉर्मूला डिफरेंट क्या है? 2n-1 plus 2n/2 and minus ये इवन के लिए फॉर्मूला, और ऑड के लिए there is 2n-1 plus 2 to the power n/2 n-1/2। थोड़ा सा डिफरेंस इस फॉर्मूले में, इस बार n/2 में से -1 करना है और इसमें n-1/2 करना है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में अप्लाई करो, इवन लगाओगे या ऑड? इवन लगाओगे। कितने लगाए? दो बनाए, डबल बॉन्ड एक और है, लगा लो। दो में तो हमें पता ही है सिस ट्रांस, चार ऑड कर लो इसमें, ऑड पे लगाओ इसको। दो सर ये 5 बन गए, क्या करेंगे? एच कम करते हैं इसके, कौन से वाले करें? जो बीच वाले हैं ये कितने हैं? ऑड वाले लगा दो ना। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेर्स क्लियर है। अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सारे कर लिए, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, चेन रिंग आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस और ईजेड सिस्टम कर लिया। ठीक है, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब इसके क्वेश्चन करा देता हूँ, ये चाहते हो? ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसके टॉटोमेरिज्म की वीडियो सेंड कर दें। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास ये है ना, या मैं इसको क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ structure isomers possible for the formula C4H11N. Total number of structural isomers बताने of this form.
बैठो बैठो। फर्स्ट क्लास कोई बात नहीं, समझ जो मैं था और पहले जिसको आता है तो करना शुरू करें। पहली क्लास कोई बात नहीं, जिसने नहीं की थी वो मेरे साथ समझते हैं कैसे ठीक है। स्ट्रक्ट बाकी अपने तरीका करो और किसने किया था भवे तुमने की है और आर्यन ने करा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफरेंट टाइप के होता है। फर्स्ट इज चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, एंड वी हैव मेटामेरिज्म मेन जो है ये ठीक है। तो ऑटोमेरिज्म बहुत ही कम केस में देखने को मिलता है। तो हमारे मेन चार हैं ठीक है, दैट इज चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म ठीक है। अच्छा ये वैसे उसका भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी तो ये बुक में भी है तो तुम भी करो ये ईशान। हाँ अमीन से क्वेश्चन है C4H11 के डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं। तो हमारे पास चार की चेन ये C4H11 किसका फॉर्मूला है C4H अगर हम बात करें चार की चेन बनाते हैं एल्काइल चेन, एल्काइल चेन का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 तो दैट मींस C4H8+1 C9 होगा तो C4H9 होगा और दो जो होंगे वो NH2K बनेंगे। किसके बनेंगे NH2K तो दैट मींस ये अमाइन है। ये बात तो हमें फॉर्मूले से कैसे पता चली क्योंकि C4H9 और बाकी NH2K दो तो ये हो गए C4H11 और N दो H यहाँ से इसमें आएगा तो ये अमाइन। पहला अमाइन के डिफरेंट चेन चार की दो डिफरेंट चेन होती है, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अब इसमें कितनी पोजीशंस होती हैं A B तो इस पे इस चेन पे कितने बनेंगे दो बनेंगे। इस चेन पे दो आइसोमर्स दैट इज ब्यूटेन 1 अमाइन और ब्यूटेन 2 अमाइन। इस चेन पर A ये तीनों इक्विवेलेंट है और सिर्फ ये डिफरेंट है B। इसके भी बनेंगे दो, इसके कितने बनेंगे दो इसके बने दो इसके बने चार ठीक है। ये इसके दो कैसे बनेंगे ये अभी तो सिर्फ ये हमने की है पोजीशन और चेन करें क्या किया पोजीशन और चेन। अभी फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बचेगा ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि हमने चेन डिफरेंट करी। मैं दोबारा समझा रहा हूँ चार की चेन दो होती है, एक स्ट्रेट चेन जिसे बोलते हैं एन ब्यूटेन, क्या बोलते हैं स्ट्रेट चेन को बोलते हैं एन ब्यूटेन और जो ब्रांच चेन होती है उसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब अगर मैं पता लगा लूँ कि कितनी डिफरेंट पोजीशंस है एन ब्यूटेन में अमीन लगाने की तो ये 1 और ये भी 1 तो इसको ए काउंट कर लेते हैं। फिर सेकेंड वाली ये 2 ये भी 2 ये बी काउंट हो गया। दैट मीन्स हमारा बना ब्यूटेन 1 अमाइन और एक बनेगा ब्यूटेन 2 अमाइन। जब NH2 में इधर गया ये दो बनेगी स्ट्रेट चेन से जिया। इसमें कितनी बनेगी एक बार ए पे लगा सकता हूँ यहाँ से लगाया तो ये प्रोपेन अमीन बन गया, इधर बनाया तो भी ये प्रोपेन अमीन बन गया, इधर लगाया तो भी ये प्रोपेन अमीन बन गया और 2 पे मिथाइल बन गया। तो दैट मीन्स ये तीनों पोजीशन सेम है और ये डिफरेंट क्योंकि इसमें होगा 2 मिथाइल 2 अमीन एक बार यहाँ पे जब लगेगा तो डिफरेंट बनेगा। तो इसके दो बन गए इसके दो बन गए है ना। अब बचा सेकेंडरी अमीन भी तो बना सकते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंडरी अमीन एक ये बन सकता है और एक सेकेंडरी अमीन क्या बन सकता है ये सेकेंडरी तो एक बन सकता है ठीक है और सेकेंडरी एक और बन सकता है हाँ आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ये भी चार कार्बन और एक एन यूज करना है बस तुम्हें जितनी डिफरेंट बना सको। अब टर्शियरी अमीन कितना बन सकता है ये फंक्शन ग्रुप है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो है मतलब ये आपस में तो हो गए जो सेकेंडरी है ये आपस में तो मेटामर्ज हो गए है ना। पर प्राइमरी सेकेंडरी जो है सेकेंडरी टर्शियरी जो है वो फंक्शन ग्रुप है। तो प्राइमरी के भी
हमें स्ट्रक्चर बोला था, तो स्ट्रक्चर आइसोमर माने मुझे चेन भी सोचना है, पोजीशन भी सोचना है, फंक्शनल ग्रुप भी और मेटाबॉलिक सारे जितने बन सकते हैं वो सारे काउंट करके बताना। तो सेकेंडरी अमीन 3 बन सकते हैं, यानी 2 जगह जब एन के आसपास सी लगाएं तो ये होगा 4। सेकेंडरी अमीन कितने बन गए? 3 3 कितने बन गए? 3। ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है और एक और टर्शरी। टर्शरी में गलत है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, वो अमाइन में कंसिडर। तो टोटल हो गए 8 स्ट्रक्चर्स। सही है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा बताओगे? मेटाबॉलिज्म में होता है फंक्शन ग्रुप सेम हो पर एल्काइल चेन डिफरेंट। जैसे ये यहाँ पे सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है, ये 3 और 1 में तोड़ सकता हूँ या 2 2, ये मेटाबॉलिज्म। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा करके दिखाओगे? तो टोटल 8। तो पॉइंट इज दिस, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की। ये बिना सोचे भी हो सकता था क्योंकि एनसीईआरटी में हमने ये सब नहीं करना था, हमें बस ये बोला गया था 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना, कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर थे। तो तुम अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते थे पर एक ऑर्डर में लगाना था। जैसे तुमने स्टेट की चेन बनाई, फिर तुमने चेन डिफरेंट करी, तो प्राइमरी अमीन बनाने की कोशिश करी, तो प्राइमरी अमीन बन गए 2 इसके 2 इसके, तो प्राइमरी अमीन बन गए 4। फिर सेकेंडरी अमीन बनाने में तुम्हें पता है 2 साइड पे तोड़ना पड़ेगा, तो तुम कैसे भी अपनी क्रिएटिविटी लगा के डिफरेंट पोजीशन बना सकते हो। 3 और 1 में तोड़ दो, या 2 और 2 में तोड़ दो, या फिर एक आइसोप्रोपाइल और एक साइड सिंगल का। तो ये 3 हो गए सेकेंडरी, और टर्शियरी तो एक ही बनेगा, तुम और भी कुछ भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, टोटल 8 बने। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल में की तरह नहीं है, इसमें हमें हिट एंड ट्रायल या ऑर्डर से चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट है सिंपल सा क्वेश्चन एक और। How many isomers of C7H8O are possible? How many isomers of the formula C7H8O are possible? तो पहले मुझे बताओ ये कंपाउंड होगा क्या? एक बताओ कोई कंपाउंड है क्या होगा? स्ट्रेट चेन, क्लोज चेन, बेंजीन टाइप, क्या होगा? क्लोज बनेगा। क्लोज माने एलिसाइक्लिक या मतलब बेंजीन एरोमेटिक? बेंजीन बनेगा। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रेट चेन में 7 है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें जनरल फॉर्मूला सबसे पहले, जैसे हमने पिछली बार भी किया था, तो तुम्हें जनरल फॉर्मूले पता होना चाहिए। CnH2n+2 ये होता है एल्केन का। ये किसका होता है? CnH2n किसका होता है? एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन दोनों। ठीक है, साइक्लोएल्कीन और एल्कीन का दोनों का फॉर्मूला CnH2n होता है, +1+2, इसमें 2n, और इसका होगा CnH2n-2. So this can be of alkyne or cyclic or alicyclic with 1 pi और can I say cycloalkene का भी हो सकता है ये फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस। और तीसरा फॉर्मूला जो एरोमेटिक हमारे कोर्स में वो है बेंजीन, C6H6। तुम ये देखो, कार्बन और हाइड्रोजन जब भी मुझे दोनों पास पास दिखते हैं, मतलब तो जैसे सबसे ज़्यादा चांस उसका बेंजीन का होने का है, क्योंकि 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन होंगे, तो वो क्या बनेगा? बेंजीन। और यहाँ पे 7 पे 8 है, तो समवट इट इज मच क्लोजर टू दिस देन ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इनमें सब पे डबल हो जाता है। C7H14, C714-2,
ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक जाता, C7 तो H कितने पे जाता, हाँ 12 तक चला जाता है एल्काइन में, पर हमारा बेंजीन में वो बराबर के पास आता। तो दैट मीन्स यहाँ पे बेंजीन की चेन है, तो तुम बेंजीन को इससे माइनस करो, क्या करो, बेंजीन को इससे माइनस, बचा क्या, इससे बचा CH। अब ये सोचो बेंजीन पे अगर C लगने वाला है तो एक H निकलेगा, वो एक H इसी के तो ऐड होगा, तो क्या बना CH3, क्या बना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बेंजीन तो है ही, ये बात हमें कंफर्म हो गई थी। बेंजीन के बाद बचा क्या, CH2 जहाँ पे भी बेंजीन पे लगेगा वहां से एक H निकलेगा और वो H इसमें ऐड होगा, तो ये मिथाइल ग्रुप बन गया। समझ में आई बात? दैट मीन्स हमारे पास अब बेंजीन कंफर्म हो चुका है और एक O भी बच गया, क्या बच गया, ठीक है। अब बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप में कंफर्म हो चुका है, ठीक है, और O लगने से, O की वजह से भी एक H निकलेगा, O जहाँ लगेगा वहां पे एक H निकलेगा, वो O को दे दो, एक स्ट्रक्चर तुमने बना लिया, एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके आइसोमर्स बनाने हैं और क्या करना, समझ में आई बात? तो इसके आइसोमर कितने बन सकते हैं, ये नहीं आया समझ में, रिपीट कर सकते हैं। और ये सीबीएसई के एनसीईआरटी का अच्छा है हमारा एल्कोहल यहाँ, वरना ये एल्कोहल में था, फिनॉल नहीं क्रिसॉल। तो एक तो इसके ऑर्थो मेटा पैरा बन गए, ये क्या है, ऑर्थो एक मेटा और एक तीन आइसोमर, तो यही हो गया ऑर्थो मेटा पैरा। अब और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर होता है, क्या होता है, ईथर। तो अगर तुम इसमें ईथर बना पाओ तो वो भी इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, OCH3, तो ये भी इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, ठीक है। तो कितने बन गए, अच्छा। अब अगर हम बेंजाइल, एक और चीज सोचें, एक कहीं छूट तो नहीं रहा हमसे, ये तो बात हम मान गए कि इसके तीन बनेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एल्कोहल का ईथर होता है, तो वो भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सेम आएगा। अच्छा, अब हम एक बार ये भी कंसीडर कर लेंगे कि ये जो OH ग्रुप है, अगर ये इसकी जगह आता है तो क्या हाइड्रोजन पूरे हो जाते हैं, लगा ये OH में इस पे ले जाऊं, इसका एक H निकलेगा और वो इस बेंजीन पे रिप्लेस कर देगा, तो दैट मींस ये भी इसका और बेंजाइल अल्कोहल भी इसका आइसोमर होगा। ये लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाले में मैं ये कंसीडर करूंगा कि OH था, अब OH हो सकता है तीन डिफरेंट पोजीशन हो, ऑर्थो मेटा पैरा, चौथी पोजीशन क्या बचती है, अगर हमें ट्राई करना ही है तो वो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जा सकता है ना, पर मुझे लिखना है कि क्या इंटरचेंज होने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, जब OH इधर जाएगा तो एक H निकलेगा, वो एक H इसकी जगह आ जाएगा, तो ये भी इसका आइसोमर बन गया। तो टोटल कितने आइसोमर्स बन गए, 3 + 1 + 1, टोटल बन गए 5 आइसोमर। जल्दी से करो, कल हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और कल हमारी ऑप्टिकल से वो पैड ठीक है। तो हमारे जब स्ट्रक्चरल और इसकी फोटोलिज्म, ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है, और जिसको चाहिए प्रैक्टिस करने आइसोमेरिज्म के, तुम सब तो अभी 12th पे फोकस कर रहे हो, तुम नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अभी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने हैं, अभी तुम्हें नोट्स बनाने और समझना है, सो दैट जब पेपर आए तो तब जल्दी कर पाओ, ठीक है, क्वेश्चन मैं तब दे दूंगा।